मूवी की शुरुआत में हम एक 19 साल की मरी हुई लड़की एमिली रोज को देखते हैं। एमिली का पूरा परिवार सदमे में दिखाई देता है। मौत का कारण जानने के लिए पुलिस एक मेडिकल एग्जामिनर को बुलाती है। एग्जामिनर एमिली के रूम में जा ही रहे थे कि कमरे से फादर मोर बाहर आते हैं, जिन्होंने एमिली पर एग्जोर्सिज्म यानी भूत निकालने की क्रिया की थी। एग्जामिनर एमिली के पिता को बताते हैं कि जांच के मुताबिक मौत का कारण सामान्य नहीं था। पुलिस फादर को अरेस्ट करके अपने साथ कोर्ट हाउस ले जाती है। मीडिया में सब तरफ ये बात फैल जाती है कि चर्च और चर्च के पादरी की लापरवाही से एमिली की मौत हो गई है, क्योंकि एमिली को जब डॉक्टरी इलाज और मेडिसिन की जरूरत थी तो फादर ने उसकी मेडिसिन बंद करवा के एग्जोर्सिज्म से उसे ठीक करने की कोशिश की। इधर लॉयर्स का एक ग्रुप फादर को सजा दिलवाने के लिए ईथन थॉमस नाम के एक वकील को लगाता है। दूसरी तरफ चर्च के अधिकारी बचाव पक्ष के लिए एरिन ब्रूनर को चुनते हैं। असल में चर्च के अधिकारी फादर को बचाना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ चाहते थे कि चर्च का नाम कोर्ट में इस्तेमाल ही ना हो और फादर को बयान देने का मौका ही ना मिले। पहले तो एरिन ये केस लेने से मना कर देती है, लेकिन फिर उसे सीनियर पार्टनर बनाने की डील पर वो एक केस ले लेती है। एरिन फादर को मिलने जाती है जो लॉकअप में बंद थे। एक प्राइवेट वकील को देखते ही फादर चर्च के सारे मंसूबों के बारे में समझ जाते हैं। फादर एरिन को पूछते हैं, तुम कैथोलिक यानी आस्तिक हो? एरिन का जवाब नहीं होता है। फादर बोलते हैं, शायद तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो, मेरे लिए सरकारी वकील ही ठीक है। एरिन बोलती है, अगर केस हार गई तो पता है सजा कितनी है? फादर कहते हैं, जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा और ना ही मैं सजा से या जेल से डरता हूँ। मैं सिर्फ लोगों तक एमिली की मौत की सच्चाई पहुंचाना चाहता हूँ, जो सिर्फ मैं जानता हूँ। इसके बाद एरिन एमिली के बारे में और जानने के लिए उसकी माँ के पास जाती है। उसकी माँ से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले एमिली बहुत ही हंसमुख लड़की थी। उसका टीचर बनने का सपना था, जिसके लिए एमिली स्कॉलरशिप लेके यूनिवर्सिटी पढ़ने गई थी। उसे जानवरों से भी बहुत लगाव था। इधर एरिन जब सोई होती है तब रात के ठीक 3 बजे उसकी घड़ी काम करना बंद कर देती है। अगले दिन थॉमस कोर्ट में सबूत लेकर आता है, जिससे साबित होता कि मरने वाली एमिली रोज बीमारी से जूझ रही थी। उसकी जिस्मानी और दिमागी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो अपनी देखभाल खुद कर पाती। उसकी देखभाल का पूरा जिम्मा फादर का था, लेकिन फादर ने डॉक्टर की दवाई बंद करवा के अपने धार्मिक तरीकों यानी जादू टोने से इलाज करके शैतानी शक्तियों से उस बीमार लड़की को मुक्त कराने की कोशिश की। थॉमस एग्जोर्सिज्म के पहले और बाद की तस्वीर सबको दिखाता है, जिसे देखकर हर कोई सहम जाता है। थॉमस पहले गवाह को बुलाता है, जो एमिली की फैमिली डॉक्टर होती है। वो कहती है कि एमिली बचपन से ही बीमार रहती थी, घर में ही रहकर संगीत सुनती और रीडिंग करती थी। कॉलेज जाने के बाद एक दिन सुबह के 4 बजे यूनिवर्सिटी के पब्लिक फोन से एमिली का कॉल आया। एमिली बहुत घबराई हुई थी और बेकाबू होकर रो रही थी। उसने बताया, छुट्टी के दिन सभी दोस्त घर गए थे और वो अकेली थी। रात के ठीक 3 बजे उसकी आंख खुली तो उसे लगा कुछ जल रहा है, लेकिन फायर अलार्म बंद था। वो देखने के लिए रूम से बाहर जाती है तो अचानक से दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था। ये देखकर वो डर जाती है और वापस कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। तभी वो किसी अदृश्य ताकत को अपने ऊपर महसूस करती है, जो उसके पूरे शरीर और गले को दबा रही थी। फिर एमिली पूरा जोर लगाकर बेड से नीचे आ जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद थॉमस दूसरे गवाह डॉक्टर म्यूलर को बुलाता है, जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं। वो बताते हैं कि जब एमिली ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया तो उन्हें लगा कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। मिर्गी के मरीजों को दिमाग में तेज बिजली के झटके लगते हैं, जिससे मरीज होश खो बैठता है, उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती है और शरीर पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे मुमकिन है कि मरीज को ऐसी उटपटांग चीजें दिखाई दे। इसलिए डॉक्टर एमिली का इलाज शुरू करते हैं और उसे गैम्बिट्रोल दवाई देते हैं। डॉक्टर उसे और कुछ टेस्ट करने की सलाह देते हैं, लेकिन एमिली टेस्ट नहीं करवाती। उसको यकीन था कि उसकी बीमारी आत्मिक या शारीरिक नहीं थी और उसके पादरी का भी यही मानना था। उसने बताया, फादर मूर के कहने पर ही उसने दवाई बंद की थी और फादर की इसी सलाह ने उसकी जान ले ली। इसके बाद एरिन वापस फादर को मिलने के लिए जाती है। फादर एरिन को अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं, इस केस के इर्द गिर्द शैतानी शक्तियां मंडरा रही है और तुमने ये केस लिया है तो हो सकता है तुम पे हमला भी हो। फादर एरिन को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद एरिन एमिली के दोस्त जेसन से मिलने जाती है। वो बताता है कि उस पहले हादसे के बाद एमिली को हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। हॉस्पिटल में ही एक दिन एमिली को गरजते बादलों में शैतान का चेहरा दिखाई देता है और उस पर फिर से शैतान हावी हो जाता है। इसके बाद हालात हद से बदतर हो गए थे। उसको हर जगह शैतान का चेहरा दिखाई देता था। वो सीधा चर्च के अंदर जाती है। उसको जाते हुए जेसन देख लेता है। वो भी उसके पीछे चर्च में जाता है और वो देखता है कि एमिली जीसस को छूना चाहती है, लेकिन कोई ताकत उसे वहां तक पहुंचने नहीं दे रही थी। उसकी बॉडी आधे में से बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से पीछे की ओर मुड़ जाती है। फिर एमिली जोर से चिल्लाती है और जेसन को उसका साथ कभी न छोड़ने के लिए कहती है। इसलिए
इसलिए वो आखिरी तक एमिली के साथ रहता है। इधर एरिन जब अपने कमरे में सोई होती है तो रात के ठीक 3 बजे उसे कुछ जलने की गंध आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो किचन में देखने के लिए जाती है। किचन की घड़ी भी ठीक 3 बजे बंद हो जाती है। एरिन समझ जाती है कि ये वैसा ही एहसास था जैसा एमिली ने एक्सपीरियंस किया था। ठीक उसी रात फादर को भी जेल में एक काला साया दिखाई देता है। फादर तुरंत प्रे करते हैं, जिससे वो साया वहां से चला जाता है। रात में नींद पूरी ना होने की वजह से एरिन कोर्ट लेट पहुंचती है। एमिली का मौत का कारण जानने के लिए तीसरे गवाह डॉक्टर ब्रिक्स को बुलाया जाता है। उनके मुताबिक मौत का कारण एमिली को बार बार दौरा पड़ने के कारण उसकी मिर्गी बढ़कर मानसिक मिर्गी में बदल गई थी, जिससे उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा और उसका शरीर कमजोर हो गया था। ऐसे मरीज अपने ख्यालों की अलग ही दुनिया बना लेते हैं। उन्हें अजीबोगरीब शक्लें दिखाई देती है, आवाजें सुनाई देती है। ऐसे मरीज दौरा पड़ने पर अपने शरीर को पूरी तरह से अकड़ लेते हैं। आंखों के इर्द गिर्द स्याही सी छा जाती है। डॉक्टर ब्रिक्स के मुताबिक अगर एमिली का इलाज जारी रखा जाता तो वो जरूर ठीक हो जाती। इसके बाद एरिन बचाव पक्ष की ओर से पहले गवाह जेसन को बुलाती है। जेसन बताता है उसे भूख तो लगती थी, लेकिन उस पर हावी शक्तियां उसे खाने नहीं देती थी। जेसन कहता है कि मैं उसे वापस हॉस्टल लेके गया था, मैं भी उसके साथ गया था ताकि वो थोड़ी शांत हो जाए। कुछ टाइम बाद दोनों सो जाते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद जेसन की आंख खुलती है, वो देखता है कि एमिली बड़े ही अजीब तरीके से जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। जेसन एमिली के पिता के कहने पर उसे तुरंत घर ले आते हैं। एमिली के पिता कहते हैं कि इसके बाद एमिली की हालत बिगड़ती गई और काफी समय बाद जब हालात नहीं सुधरे तो उन्होंने फादर रिचर्ड मूर को बुलाया। एमिली के पिता अपनी छोटी बेटी एलिस को ये देखने के लिए भेजते हैं कि एमिली जगी है या नहीं। एलिस देखती है कि एमिली अपने कमरे में कीड़े खा रही थी। एमिली अपनी बहन की तरफ देख के जोर से चिल्लाती है और दीवार पर नाखूनों से खरोचने लगती है और बाल नोचने लगती है। ये सब शोर सुनकर एमिली के पिता और फादर कमरे में आते हैं। फादर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं कि इतने में एमिली का पूरा शरीर अकड़ जाता है और वो फादर की तरफ देखकर बोलती है, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, चाहो तो आजमा लो, और बेहोश हो जाती है। अगले गवाह के रूप में डॉक्टर सदीरा अडानी को बुलाया जाता है, जो ऐसे शैतानी पकड़ वाले केसेस को वैज्ञानिक नजरिए से देखती है, ना कि अंधविश्वास से। वो कहती है कि एमिली जरूरत से ज्यादा भावुक लड़की थी। ऐसे इंसान पर अनजान रूह के हमले का खतरा बना रहता है। डॉक्टर अडानी एग्जोर्सिज्म फेल होने का कारण गैम्बिट्रोल दवाई बताती है। उनके मुताबिक दवाई के कारण एमिली नशे की हालत में रही और एग्जोर्सिज्म का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो दवाई ही उसके मौत का कारण बनी। इसके बाद एरिन का असिस्टेंट एरिन को बताता है कि एक डॉक्टर कार्टराइट है जो एग्जोर्सिज्म के वक्त वहां मौजूद थे, वो गवाही देना चाहते हैं। एरिन फादर को डॉक्टर कार्टराइट के बारे में पूछती है तो फादर बोलते हैं कि डॉक्टर ने ही मना किया था किसी को यह बात बताने से। ये सुनकर एरिन डॉक्टर कार्टराइट से मिलने जाती है। डॉक्टर कार्टराइट बताते हैं, उस दिन फादर ने मुझे एमिली की मानसिक और शारीरिक जांच करने के लिए बुलाया था और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसको ना तो मिर्गी के झटके आते थे और ना ही कोई बीमारी थी। डॉक्टर गवाही देने के लिए राजी हो जाते हैं। वो एरिन को एक टेप रिकॉर्डर देते हैं जिसमें उस एग्जोर्सिज्म की पूरी घटना रिकॉर्ड होती है। एरिन फादर के पास बताने के लिए जाती है कि डॉक्टर कार्टराइट गवाही देने के लिए मान गए हैं और हम ये केस जल्द ही जीत जाएंगे। इस पर फादर बोलते हैं, मेरे लिए हार या जीत से ज्यादा जरूरी एमिली की कहानी लोगों को बताना है, जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। इसके बाद जब एरिन अपने कमरे में सोई होती है तब रात के ठीक 3 बजे किसी की चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। ये आवाज उसी टेप रिकॉर्डर से आ रही थी जो डॉक्टर ने उसे दिया था। टेप रिकॉर्डर का अपने आप ऑन हो जाना ये देखकर एरिन बुरी तरह डर जाती है। अगले दिन कोर्ट में एरिन फादर से उस रात के बारे में पूछती है तो फादर बताते हैं कि मैंने एग्जोर्सिज्म के लिए चर्च में अर्जी दी थी और उनकी तरफ से इसके लिए तुरंत मंजूरी भी मिल गई थी। उस रात अचानक से मेरी आंख खुली। उस समय रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे शैतानों के काम करने का वक्त होता है। इसी तरह शैतान ईश्वर का मजाक बनाते हैं क्योंकि दिन के ठीक 3 बजे यीशु के मरने का समय माना जाता है। उन्हें महसूस होता है कि कुछ जल रहा है। वो देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक काली परछाई दिखाई देती है। दरअसल पहली बार फादर का शैतान से सामना हुआ था। फादर काफी डर जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। फादर एग्जोर्सिज्म के लिए 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन की रात को चुनते हैं क्योंकि उस रात आत्माएं जाग जाती है। कोर्ट में टेप चलाया जाता है जिसमें एग्जोर्सिज्म की पूरी घटना रिकॉर्ड होती है, जिससे पता चलता है कि प्रे से पहले फादर एमिली के दोनों हाथ बांध देते हैं। फादर जैसे ही प्रे शुरू करते हैं एमिली के अंदर का शैतान जाग जाता है। घर में लगे क्रॉस उल्टे होने लगते हैं। फादर जब शैतान से उसका नाम पूछते हैं तो शैतान बार बार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बोलता है। मौका देखकर एमिली अपने हाथों की रस्सी तोड़कर खिड़की से नीचे कूद जाती है और घोड़ों के अस्तबल की तरफ भागती है। फादर भी उसके पीछे जाते हैं। एमिली वहां जोर जोर से चिल्लाती है और जानवरों जैसा बिहेव करती है। फादर जैसे ही वहां एग्जोर्सिज्म की विधि शुरू करते हैं, हवाएं नाटकीय रूप से जोर से इधर से
उधर चलने लगती है। डॉक्टर एमिली का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो 180 पर होता है, जो सामान्य से बहुत ज्यादा है। फादर जैसे ही एमिली के शरीर पर क्रॉस रखते हैं, एमिली बहुत बुरी तरह से तड़पने लगती है। फादर शैतान से उसका नाम पूछते हैं तो वो 6 अलग अलग नाम लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके शरीर पर एक या दो नहीं बल्कि 6 डीमंस ने कब्जा किया होता है। इसके बाद एमिली बहुत जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। इधर एमिली के पिता भी घायल हो जाते हैं, इसलिए एग्जोर्सिज्म को बीच में ही रोकना पड़ता है। एमिली को वापस उसके कमरे में ले जाया जाता है। इसके बाद एमिली कई घंटों तक अपने कमरे में चिल्लाती है, नाखून दीवार पर रगड़ती, दांतों से दीवारों में गड्ढे करती और सिर दीवार में मारती रहती थी। फादर बताते हैं कि बाद में एमिली एग्जोर्सिज्म से मना कर देती है और किसी रूहग्रस्त इंसान की मर्जी के बिना ये रस्म नहीं की जा सकती। फादर बताते हैं कि मेडिकल इलाज से कुछ फायदा न दिखाई देने के कारण मैंने ही उसे दवाई लेने से मना किया था, और वैसे भी एग्जोर्सिज्म के वक्त उसने दवाई खाई हुई थी। एग्जोर्सिज्म करते समय एमिली अलग अलग भाषाओं में बात कर रही थी, जिसके बारे में थॉमस बताता है कि वो भाषाएं उसने अपने स्कूल में सीखी थी और हर इंसान के वोकल कॉर्ड में 2 सेट होते हैं, जिससे वो 2 अलग अलग आवाजें निकाल सकता है, जिससे साबित होता है कि एमिली ने अपने मानसिक बीमारी के हालत में दोनों कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया हो। कोर्ट एरिन को अगला गवाह, जो कि डॉक्टर कार्टराइट होते हैं, उन्हें बुलाने के लिए कहता है। डॉक्टर कार्टराइट गवाही देने नहीं आते। एरिन डॉक्टर कार्टराइट को ढूंढने के लिए जाती है और न आने की वजह पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि शैतान क्या कर सकते हैं। फिर अचानक से डॉक्टर एरिन के पीछे ऐसे देखते हैं जैसे किसी शैतान को देख लिया हो। तभी एक गाड़ी आकर उनको जोर से टक्कर मार देती है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इधर एरिन का सीनियर एरिन से कहता है कि इस केस का सारा पैसा चर्च उठा रहा है, अगर फादर एक और बार गवाही देंगे तो वो उसको प्रमोशन से हटा देंगे। एरिन डॉक्टर की मौत की खबर फादर को बताती है। एरिन को पता था कि वो एक केस हार रही है, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और इस केस को जीतने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई थी। तभी फादर एरिन को एक चिट्ठी देते हैं जो एमिली ने मरने से पहले फादर को दी थी। फादर बताते हैं एमिली की कहानी बताने तक ये सब रुकने वाला नहीं है। एरिन बचाव पक्ष की ओर से फिर से फादर मूर को बुलाती है। फादर कोर्ट में एमिली ने लिखा हुआ लेटर पढ़ते हैं, जिसमें एमिली लिखती है, एग्जोर्सिज्म के अगले दिन कुछ घंटे सोने के बाद अचानक मेरी नींद खुली और ऐसा हुआ कि कोई मुझे बुला रहा था। वो मदर मैरी थी। मदर मैरी बोली, एमिली मैं तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा क्यों मुझे शैतानों ने मुक्ति नहीं दी। मैरी बोली, मुझे अफसोस है एमिली, वो शैतान वही रहेंगे जहाँ वो है। तुम चाहो तो अपने शरीर से छुटकारा पाकर मेरे साथ आ सकती हो या और दुख भुगतो, लेकिन तुम्हारे जरिए कितने ही लोगों को महसूस होगा कि आत्माओं का संसार एक सच है। मुझे फैसला करना था, मैं यही रहने का फैसला लेती हूँ। मेरे इस अनुभव से लोग जानेंगे कि शैतान एक सच्चाई है। इसके बाद एमिली जैसे ही अपने हाथों और पैरों की तरफ देखती है तो उनमें घाव बने होते हैं। ये वैसे ही घाव थे जो जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाते वक्त दिए गए थे, जिन्हें स्टिग्माटा कहा जाता है। ये घाव ईश्वर के छूने से होते हैं। थॉमस जूरी को बताता है कि एमिली को खुद को चोट पहुंचाने की पहले से ही आदत थी और ये घाव भी उसी का परिणाम था, न कि कोई चमत्कार। और एमिली की ये हालत फादर ने की है, न कि शैतान ने। एरिन जूरी से बोलती है कि रस्म के बाद एमिली ने तकलीफ सहने का रास्ता चुना ताकि हम लोग एक अनोखी दुनिया के होने पर यकीन कर सके। मैं नहीं जानती ये सच है या नहीं, लेकिन एमिली ऐसा मानती है। फादर मूर ने हर मुमकिन कोशिश की जिससे उसे मुक्ति मिले। अपने सजा की परवाह ना करते हुए सिर्फ एमिली की कहानी बतानी चाहिए। मेरे वकील होने के नाते मुझे कई बुरे लोगों के लिए मुकदमे लड़ने पड़े हैं, लेकिन फादर मूर उनमें से बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर एरिन बैठ जाती है। दोनों तरफ के गवाहों और सबूतों को देखने के बाद जूरी अपना फैसला सुनाती है कि फादर मूर दोषी है और उनकी अब तक की कैद को ही उनकी सजा मान ली जाए। इस तरह फादर दोषी थे लेकिन अब से आजाद थे। इसके बाद एरिन का सीनियर आके उससे माफी मांगता है और उसे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर करता है, लेकिन एरिन ऑफर को मना कर देती है और अब एरिन की कब्र एक पवित्र स्थान बन चुकी है जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।